स्टूडेंट, आपका आरटीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। मैं राहुल कुमार पांडे एक बार फिर क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेकर आया हूं। आज उसकी 5वीं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आज हम इसमें जानेंगे कुछ और भी चीज़ें। जैसे हम लोग जब जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो उसमें कई शब्द आते हैं, कई टर्म का यूज किया जाता है। जैसे बहुत से फंजाई होते हैं, बहुत से प्लांट होते हैं, उनके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे होमोथैलिक मोनोसियस। तो यहाँ पर हमने कई बार बताया है कि मोनोसियस क्या है। मोनोसियस का उपयोग जो है वह बाइसेक्सुअल यानी दो लिंगी प्राणियों के लिए किया जाता है। तो मोनोसियस का सीधा सीधा मतलब समझ लीजिए कि एक ही प्लांट में, एक ही जीव में दोनों मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, उसी को हम कहेंगे मोनोसियस। तो मोनोसियस शब्द का प्रयोग हम दो लिंगी प्राणियों के लिए करते हैं। कोई भी जीव हो जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्राणी बनते हो, उसे मोनोसियस भी कह सकते हैं, उसे बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ फंजाई, कुछ प्लांट के लिए होमोथैलिक शब्द का प्रयोग करते हैं। होमोथैलिक, होमो मतलब समान, थैलिक मतलब थैलस। हम जानते हैं व्हाट इज थैलस। थैलस एक प्रकार की प्लांट बॉडी है जिसको ना तो हम रूट, ना ही हम स्टेम, ना ही हम लीफ में उसको डिवाइड कर सकते हैं। थैलस हम लोगों ने पढ़ा है। थैलस वह एक बॉडी है जिसको ना तो हम रूट, ना तो लीफ, ना तो स्टेम में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो होमोथैलिक का मतलब होता है समान थैलस वाले। होमोथैलिक का मतलब समान थैलस वाले। मोनोसियस का मतलब है कि वे प्राणी जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक शब्द है कि होमोथैलिक मोनोसियस। ये जो शब्द है ये दो लिंगी प्राणियों के लिए यूज होता है, और ये जो शब्द है मेन किसके लिए यूज होता है? कुछ फंजाई के लिए, कुछ प्लांट के लिए। क्योंकि जो थैलस है वो एनिमल में तो पाया नहीं जाता है, प्लांट में पाया जाता है। तो होमोथैलिक, यहाँ थैलस का उपयोग किया गया है, तो थैलस प्लांट के लिए उपयोग होता है और फंजाई इत्यादि के लिए उपयोग होता है। तो होमोथैलिक मोनोसियस। होमोथैलिक का मतलब होता है समान थैलस वाले। मोनोसियस का मतलब वे प्राणी जिनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जाते हो। तो होमोथैलिक मोनोसियस शब्द का प्रयोग जो होता है वह बाइसेक्सुअल यानी दो लिंगी प्राणियों के लिए किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं हेट्रोथैलिक। हेट्रो मतलब जहां पर थैलस दो की संख्या में है। हेट्रोथैलिक डायोसियस। हेट्रोथैलिक डायोसियस का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए एक शब्द है डायोसियस। डायोसियस का मतलब है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्राणी में पाए जा रहे हो। तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी प्राणी के लिए प्रयोग करते हैं डायोसियस शब्द का प्रयोग। तो हेट्रोथैलिक डायोसियस, हेट्रोथैलिक डायोसियस यानी थैलस दो हैं और अलग अलग प्राणी हैं, नर अलग है और मादा अलग है। एक बार और इसको रिकॉल करेंगे। हेट्रोथैलिक डायोसियस। डायोसियस का मतलब होता है दो अलग अलग प्राणी हो और जो मेल सेक्स ऑर्गन हो एक अलग प्राणी के पास हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन हो अलग प्राणी के पास हो। हम इस टर्म का प्रयोग यूनिसेक्सुअल प्राणी के लिए करते हैं। यूनिसेक्सुअल प्राणी का मतलब होता है एक लिंगी प्राणी। तो हेट्रोथैलिक का मतलब दो थैलस हैं, एक में मेल सेक्स ऑर्गन्स बन रहे हैं, एक में फीमेल सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि होमोथैलिक का मतलब क्या होता है। तो होमोथैलिक का मतलब होता है वे प्राणी जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन व फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में बने। होमोथैलिक का मतलब होता है कि वे प्राणी जिनमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस में बनते हैं, ऐसे प्राणियों को हम होमोथैलिक प्राणी कहते हैं। हेट्रोथैलिक प्राणी का मतलब है कि वे प्राणी जिसमें मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस से बनते हो, उसे हम कहते हैं हेट्रोथैलिक प्राणी। हेट्रो मतलब अनेक, अनेक यानी एक से ज्यादा, यानी दो, जैसे एक के पास मेल हो एक के पास फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता हो। तो हेट्रोथैलिक का मतलब वे प्राणी जिन्हें मेल व फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग थैलस में बनते हो। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर पुष्पी पादप है उसमें जो नर पुष्प होता है उसमें स्टेमन पाया जाता है, वह स्टेमन से युक्त होता है, और जो
मादा पुष्प होता है पिस्टिल से युक्त होता है। तो पुष्पी पादपों में अगर एक लिंगी नर पुष्प है तो वह स्टेबल से युक्त होता है, और जो मादा पुष्प है एक लिंगी है तो पिस्टिल से युक्त होता है। अब यहाँ पर हम एक फ्लावर की संरचना को देख रहे हैं। यदि हम एक फ्लावर को उठाएं तो उसके नीचे वाला जो एक्सिस भाग होता है, जो अक्षीय भाग होता है, उसे हम पेडिकल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं। जो नीचे का एक्सिस भाग होता है उसे हम कहते हैं पेडिकल कहते हैं, जिसे हम फ्लावर एक्सिस भी कहते हैं। फ्लावर के 4 भाग होते हैं। पेडिकल को छोड़ दिया जाए, पेडिकल उसका नीचे का पार्ट है, डंठल वाला पार्ट है। उसके अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में 4 पार्ट पाए जाते हैं: कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स सबसे निचला भाग है, और कैलिक्स की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि किसी भी पुष्प में अगर हम कैलिक्स को देखते हैं तो उसका रंग हरा होता है। कैलिक्स का रंग हमेशा हरा होता है। उसके बाद आता है क्रोला। क्रोला जो होता है उसका कलर अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होता है, यानी क्रोला जो होता है रंग बिरंगा हो सकता है, किसी में लाल होता है, किसी में पीला होता है, किसी में गुलाबी होता है, इस टाइप का उसका रंग होता है। तीसरी चीज एंड्रोसियम को देखते हैं। एंड्रोसियम जो है वह मेल सेक्स ऑर्गन है, और गाइनोसियम जो है वह फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि कैलिक्स किन इकाइयों से बना है, क्रोला किन इकाइयों से बना है, एंड्रोसियम किन इकाइयों से बना है, और गाइनोसियम किन इकाइयों से बना है। कैलिक्स की इकाई होती है सेपल्स। कैलिक्स जो होता है वह सेपल्स से बनता है। अनेकों सेपल्स मिलकर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, कैलिक्स की यूनिट होती है सेपल्स। यूनिट मतलब इकाई, यानी अगर कैलिक्स आपको दिखलाई दे रहा है तो उसकी एक पत्ती जो होती है क्या कहलाती है? सेपल्स कहलाती है। तो अनेकों सेपल्स से मिलकर कैलिक्स का निर्माण होता है। क्रोला जो होता है उसकी इकाई होती है पेटल्स। क्रोला की इकाई पेटल्स होती है। अनेकों पेटल्स से मिलकर क्रोला बनता है। यानी अगर क्रोला है जो आपका दल कहलाता है, वह दल जो होता है अनेकों पत्तियों से अगर मिलकर बना है, तो वहां पर हम देखेंगे कि उसकी एक जो पंखुड़ी होगी उसको हम कहेंगे पेटल्स। यानी क्रोला की इकाई क्या होती है? पेटल्स। अनेकों पेटल्स से मिलकर क्रोला का निर्माण होता है। एंड्रोसियम मेल सेक्स ऑर्गन है, और इसकी इकाई स्टेमन है, यानी एंड्रोसियम का निर्माण स्टेमन से होता है। उसके बाद आते हैं गाइनोसियम पर। तो गाइनोसियम की जो इकाई होती है उसे पिस्टिल्स कहते हैं या कार्पेल कहते हैं, यानी अनेकों कार्पेल से मिलकर गाइनोसियम बनता है। एक बार हम फिर इसको रिकॉल करना चाहेंगे। कैलिक्स की इकाई सेपल्स है, यानी एक से अधिक सेपल्स मिलकर कैलिक्स का निर्माण करते हैं। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल्स। उसके बाद क्रोला पे आते हैं। क्रोला की इकाई पेटल्स है। अनेकों पेटल्स से मिलकर क्रोला का निर्माण करते हैं। एंड्रोसियम पे आते हैं। एंड्रोसियम की इकाई स्टेमन है, अर्थात अनेकों स्टेमन मिलकर एंड्रोसियम का निर्माण करते हैं। गाइनोसियम की इकाई कार्पेल या पेटल्स है, यानी अनेकों कार्पेल या पेटल्स मिलकर गाइनोसियम का निर्माण करते हैं। और यहाँ पे हम गाइनोसियम का स्ट्रक्चर अगर देखें, सिर्फ गाइनोसियम का देखते हैं, तो उसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ऊपरी भाग स्टिग्मा, निचला भाग जो ये पतला सा नलिकाकार भाग होता है उसे स्टाइल, नीचे का फूला भाग होता है वह ओवरी कहलाता है। और मेल सेक्स ऑर्गन में स्टेमेंस होता है, स्टेमेंस में लगा हुआ है फिलामेंट्स होता है। अब यहाँ पर आते हैं हम, कहता है जिन पुष्पी पादपों में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, ऐसे पुष्पी पादपों को हम मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस का मतलब हमने कई बार समझाया है कि अगर प्लांट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में हो तो उसे हम मोनोसियस कहते हैं। तो कहता है कि यदि कोई पुष्पी पादप है और उसके पुष्प में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो ऐसे पुष्पी पादपों को हम मोनोसियस कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा कोई प्लांट है, ऐसा कोई पुष्पी प्लांट है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पाए जाते हो, उसे हम डायोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस का मतलब कि अलग अलग जीव हो, नर अलग हो और मादा अलग हो। यहाँ पर एक बार हम फिर रिकॉल करेंगे, यदि कोई पुष्पी पादप है और उसके पुष्प में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जा रहे हैं, तो ऐसे पुष्पी पादप को मोनोसियस कहेंगे।
और अगर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग पुष्पों में पाए जा रहे हैं तो ऐसे पुष्पी पादपों को हम डायोसियस कहेंगे। तो यहाँ पर मोनोसियस है, डायोसियस है। डायोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग फ्लावर्स में पाए जा रहे हों, और मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में पाए जा रहे हों। अब यहाँ पर हम कुछ देखेंगे मोनोसियस के उदाहरण, कुछ डायोसियस के उदाहरण हम देखेंगे। तो मोनोसियस का मतलब क्या है कि एक ही प्राणी है, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हो, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं मोनोसियस। तो मोनोसियस का उदाहरण क्या है? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी में जो भी आप सब्जियां इत्यादि देखते हैं तो वो सब कैसी है? मोनोसियस है। यानी कि कुकुरबिटेसी से रिलेटेड जितने भी प्लांट है वो सब कैसे हैं? मोनोसियस हैं। अर्थात एक ही प्लांट है, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जा रहे हैं, अलग अलग नहीं प्लांट में पाए जा रहे हैं, बल्कि एक ही प्लांट है, उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में पाए जा रहे हैं। तो मोनोसियस का उदाहरण है कुकुरबिटेसी। कोकोनट। कोकोनट कैसा है? यह भी आपका ऐसा प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जा रहे हैं, ये एक प्रकार का मोनोसियस प्लांट है। और हम जानते हैं मोनोसियस प्लांट या मोनोसियस जो शब्द होता है वह बाइसेक्सुअल के लिए उपयोग किया जाता है, दो लिंगी प्राणियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो कुकुरबिटेसी से जितने रिलेटिव प्लांट है, कोकोनट से जितने रिलेटिव प्लांट है, उसको हम दो लिंगी कह सकते हैं। उसके लिए एक टर्म का यूज कर रहे हैं मोनोसियस, अर्थात इन प्लांटों में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में पाए जाते हैं। डायोसियस के रूप में, डायोसियस का मतलब होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में पाया जा रहा हो। तो इसका उदाहरण है पपाया। पपाया मतलब आपका पपीता। और डेट पाम का मतलब होता है खजूर। तो खजूर और पपाया यानी पपीता और जो खजूर है वो कैसा प्लांट है? डायोसियस है, यानी यूनिसेक्सुअल है, एक लिंगी है, यानी मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में बन रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में बन रहे हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब एक ही प्लांट में मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाए जाते हो। उसके उदाहरण क्या है? कुकुरबिटेसी प्लांट में, कोकोनट है। डायोसियस का मतलब क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग प्लांट में पाए जाते हो। इसका उदाहरण क्या है? पपाया है और डेट पाम है। उसके बाद अगर हम जंतुओं में आ जाएं तो देखते हैं अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच, ये सब कैसे हैं? बाइसेक्सुअल है, दो लिंगी प्राणी। अर्थवर्म, केचुआ, स्पंज, टेपवर्म और लीच, यानी लीच का मतलब होता है जोंक। तो यहाँ पर अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच कैसे जंतु हैं? बाइसेक्सुअल हैं, दो लिंगी हैं, अर्थात इनके एक ही शरीर में मेल सेक्स ऑर्गन भी है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। कॉकरोच जो होता है वह एक लिंगी प्राणी होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, यानी नर जनन अलग, मादा जनन अलग होता है। अब यहाँ पर हम एक शब्द देखेंगे हर्माफ्रोडाइट्स। हर्माफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है कि वे प्राणी जो दो लिंगी हो तथा अकेले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट्स प्राणी कहते हैं। एक बार फिर रिकॉल करेंगे हर्माफ्रोडाइट्स प्राणी क्या हैं कि वे प्राणी जो दो लिंगी हैं, अर्थात जिनके शरीर में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक साथ पाया जाता हो तथा वह अकेले ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखते हो, ऐसे प्राणी को हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं। अब हम एक नए टॉपिक पे आते हैं कि युग्मक निर्माण के समय कोशिका का विभाजन कैसे होता है। तो युग्मक निर्माण के समय कोशिका के विभाजन कैसे होता है, इसके लिए हम कुछ पॉइंट जानेंगे। हम जानते हैं कि युग्मक दो प्रकार के होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट चाहे हैप्लॉइड हो, यानी जिसमें क्रोमोसोम की संख्या चाहे n हो चाहे 2n हो, यदि उनसे गैमीट बनता है तो गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, हमेशा हैप्लॉइड होगा। प्लांट की अगर बात की जाए तो प्लांट हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, लेकिन अगर उनसे कोई गैमीट बनता है तो गैमीट का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ी साइन क्या होती है कि गैमीट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है।
तो प्लांट चाहे हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, लेकिन उससे बनने वाला जो आपका गैमेट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड ही होता है। यदि हम एनिमल में देखते हैं तो जो युग्मक मात्र कोशिकाएं होती हैं वह डिप्लॉइड होती हैं, उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के परिणाम स्वरूप जो होता है, जो गैमेट बनता है वह कैसा होता है, वह हैप्लॉइड होता है। यानी मदर गैमेट सेल्स क्या होती है, जो गैमेट को उत्पन्न करती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं, उनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है, उनमें मियोसिस होती है। मियोसिस के बाद जो होता है, जो गैमेट बनता है वह हैप्लॉइड होता है। लेकिन यदि कोई प्लांट डिप्लॉइड है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n है, तो उसमें दो प्रकार की अवस्थाएं हम पाते हैं, जिसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की उसमें प्रक्रिया पाई जाती है। वे कौन सी अवस्थाएं होती है, उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती है, स्पोरोफाइट की अवस्था पाई जाती है और गैमेटोफाइट की अवस्था पाई जाती है। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की अवस्था पाई जाती है। तो स्पोरोफाइट का क्या मतलब होता है, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु और फाइट का मतलब होता है प्लांट यानी पादप, यानी वह पादप जो बीजाणु को उत्पन्न करता है, स्पोरोफाइट कहलाता है। गैमेट का मतलब होता है युग्मक और फाइट का मतलब होता है पादप, वह पादप जो युग्मक को उत्पन्न करता है। यानी अगर कोई प्लांट डिप्लॉइड है, इसमें दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, जिसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अर्थात पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। फिर से रिकॉल करते हैं कि जो डिप्लॉइड प्लांट होते हैं उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की प्रक्रिया पाई जाती है, पीढ़ी एकांतरण की प्रक्रिया पाई जाती है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक स्पोरोफाइट अवस्था होती है, एक गैमेटोफाइट अवस्था होती है। स्पोरोफाइट दो शब्दों से मिलकर बना है, स्पोर प्लस फाइट। स्पोर का मतलब होता है बीजाणु और फाइट का मतलब होता है प्लांट, यानी वह प्लांट जिससे स्पोर उत्पन्न होता है। गैमेटोफाइट भी दो शब्दों से मिलकर बना है, गैमेट प्लस फाइट। गैमेट का मतलब होता है युग्मक और फाइट का मतलब होता है पादप, यानी वह पादप जो युग्मक को उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डिप्लॉइड प्लांटों में कैसा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहली अवस्था आती है स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट कैसा होता है, वह डिप्लॉइड होता है, अर्थात डिप्लॉइड का मतलब क्या है कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है तो उसमें होती है मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। यानी स्पोरोफाइट में जब मियोसिस होता है तो उससे बनते हैं स्पोर। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, स्पोर हैप्लॉइड होता है, यानी क्रोमोसोम की संख्या स्पोर में आधी हो जाती है। सेकेंड में क्या होता है कि जो स्पोर होता है वह गैमेटोफाइट में चेंज होता है। तो स्पोर और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट का मतलब वे प्लांट जो गैमेट उत्पन्न करते हैं, स्पोर किसमें कन्वर्ट होता है, गैमेटोफाइट में, यानी गैमेट उत्पन्न करने वाले प्लांटों में बदल जाता है। तो हम देखते हैं कि स्पोर में क्रोमोसोम की संख्या और गैमेट में क्रोमोसोम की संख्या दोनों इक्वल होती है, अर्थात स्पोर भी हैप्लॉइड होता है और गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है। फिर थर्ड क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है तो उसमें मियोसिस तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि हैप्लॉइड कोशिकाओं में मियोसिस नहीं होती है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। तो उसमें क्या हो सकता है, माइटोसिस हो सकती है, समसूत्री विभाजन होता है। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड कोशिका है, उसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण दो गैमेट बनते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं गैमेटोफाइट का मतलब क्या है, गैमेट को उत्पन्न करने वाला प्लांट। तो क्या होता है, उसमें माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा, दो प्रकार की गैमेट उत्पन्न होंगे, एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। और यहाँ पर हम देखें तो मेल गैमेट जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। हमने बताया था कि गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, चाहे प्लांट डिप्लॉइड हो या हैप्लॉइड हो। फिर चौथी प्रोसेस क्या होती है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड हैं, आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की मिलने से जो जाइगोट बनता है वह डिप्लॉइड होता है, क्योंकि हैप्लॉइड आपका जो गैमेट होता है, मेल गैमेट होता है वो भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। दोनों में क्रोमोसोम की संख्या यदि n मान ली जाए तो उससे बनने वाला जाइगोट जो होता है 2n हो जाता है।
फिर पांचवी प्रोसेस में क्या होता है कि वही जाइगोट वापस स्पोरोफाइट में बदल जाता है। तो जाइगोट जो होता है डिप्लॉयड होता है और वह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्पोरोफाइट में, वो भी डिप्लॉयड होता है। तो हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो है, स्पोर बदला, स्पोर गैमेटोफाइट बदला, गैमेटोफाइट मेल गैमेट फीमेल गैमेट में बदला, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाइगोट में बदला और जाइगोट पुनः स्पोरोफाइट में बदल गया। तो हम देखते हैं कि जहां से हमने प्रक्रिया प्रारंभ की थी फिर वहीं पर हम आ गए, फिर स्पोरोफाइट स्पोर में, स्पोर गैमेटोफाइट में, गैमेटोफाइट मेल गैमेट फीमेल गैमेट में, मेल गैमेट फीमेल गैमेट जाइगोट में और जाइगोट पुनः स्पोरोफाइट में बदलता है। तो कोई भी अगर डिप्लॉयड प्लांट है तो उसमें दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, स्पोरोफाइट की अवस्था, गैमेटोफाइट की अवस्था, अर्थात कह सकते हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ उदाहरण देखें, जैसे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म की जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, अर्थात उसमें क्रोमोसोम की संख्या को यदि हम 2n मान लें तो एंजियोस्पर्म की बॉडी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो डिप्लॉयड अगर कोई प्लांट है जिसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जैसा कि हमने आपको बताया है कि इसमें स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोर बनेंगे, गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा और पुनः स्पोरोफाइट बन जाता है। लेकिन यदि कोई हैप्लॉयड बॉडी वाला प्लांट है, जैसे ब्रायोफाइट्स का कोई प्लांट है, तो उसमें क्या बनता है, उसमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनता है, गैमेटोफाइट से गैमेट बनता है, उससे नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर ब्रायोफाइट या कोई भी हैप्लॉयड बॉडी वाला प्लांट है तो उसमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनेगा, तो गैमेटोफाइट से गैमेट बन जाएगा और नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। लेकिन यदि कोई डिप्लॉयड प्लांट है, जैसे एंजियोस्पर्मिक कोई प्लांट है, तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा, स्पोरोफाइट से स्पोर, फिर गैमेटोफाइट, गैमेट, जाइगोट, फिर स्पोरोफाइट का निर्माण होगा। अगर यहाँ पे कुछ उदाहरण देखे जाएं तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन हैप्लॉयड बॉडी वाला होता है, कौन डिप्लॉयड बॉडी वाला होता है। फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट, ये सब हैप्लॉयड बॉडी वाले होते हैं, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाएगा। इसमें हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनेगा और उससे गैमेट बन जाएगा और नई जीव की उत्पत्ति हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर ट्रेडोफाइट देखें, जिम्नोस्पर्म देखें, एंजियोस्पर्म देखें और एनिमल देखें तो उनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है, लेकिन प्लांट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनकी बॉडी हैप्लॉयड है, जैसे फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, ये हैप्लॉयड बॉडी वाले होते हैं। ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल, ये डिप्लॉयड बॉडी वाले होते हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा ये भी ध्यान देंगे, यदि कोई डिप्लॉयड प्राणी है, यदि कोई डिप्लॉयड प्राणी है और उसकी कोशिका का विभाजन होना है, डिप्लॉयड का मतलब जिनमें क्रोमोसोम की संख्या 2n मान ली जाए, तो यदि उसमें विभाजन होना, उसकी कोशिका विभाजन होना है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन ही होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, ध्यान देना होता है। यदि कोई डिप्लॉयड है यानी क्रोमोसोम की संख्या अगर 2n मानी जा सकती है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। यदि कोई हैप्लॉयड है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यदि कोई डिप्लॉयड जीव है और उसकी कोशिका डिवाइड होने वाली है, डिप्लॉयड कोशिका है तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, यदि हैप्लॉयड है तो उसमें समसूत्री विभाजन होगा। और यहाँ पर हम लोग तमाम उदाहरण देख सकते हैं, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट हैप्लॉयड बॉडी वाले हैं, उसमें जब भी कोई विभाजन होगा तो समसूत्री विभाजन होगा। ट्रेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल, ये सब डिप्लॉयड बॉडी वाले हैं, इनमें सर्वप्रथम आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें आपके अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाए जाएंगे, जो डिप्लॉयड प्लांट हैं उनमें दोनों प्रक्रिया पाई जाती हैं, अर्धसूत्री भी और समसूत्री भी।